वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ और ऑर्डर ऑफ द सोलुबिलिटीज एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। ये सभी ऑर्डर्स जो कि आपको हर साल एग्जाम में जरूर आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ से। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। ऑर्डर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पास अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अब हमें यही सब कुछ वहां पर एक्सप्लेन करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड OH अटैच होता है ग्रुप। सो ये उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। तो इसमें अगर हम देखें कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है COOH ग्रुप, अगर इसके साथ वाले C पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलर जैसे कि यहां पर था, एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज करेगा। और अगर इसके साथ जुड़ा हो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। So electron withdrawing group always increases the acidic strength, but electron donating group always decreases the acidic strength। ये दोनों में ही सेम है। यहाँ पर भी यही सभी हम यूज करेंगे। NO2 हो गया, CN हो गया, या फिर हेलोजेंस और NO2 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और यहाँ पर है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। तो इस पर बेस्ड कुछ और ऑर्डर्स हम डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो ये सभी आपको साथ में नोट डाउन करते जाना है। नेक्स्ट वन इज द जो फॉर्मिक एसिड होता है, दैट इज द फॉर्मिक एसिड, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इनमें से। सो दिस इज द फॉर्मिक एसिड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि इसके जो C के बाद हाइड्रोजन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बाकी सभी कार्बोक्सिलिक एसिड में से। नेक्स्ट वन इज, अगर हम COOH के साथ एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं, सो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होने के कारण ये इससे वीक एसिड हो गया। ये कौन सा है? इथेनोइक एसिड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एस्टिक एसिड। नेक्स्ट, अगर यही चेन हमने 2 कार्बन की कर दी तो वो और ज्यादा वीक हो जाएगा। अगर इससे भी हायर चेन कर देंगे या फिर यहां से हाइड्रोजन उतार कर एक C एटम और लगा देंगे तो वो उससे भी ज्यादा वीक हो जाएगा। अगर इसके साथ हमने 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ये सबसे वीक हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। इस अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, जिसके कारण के ये सभी एसिड्स वीक हो रहे हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है फॉर्मिक एसिड इनमें से। आगे चलते हैं 7th ऑर्डर, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम इनको कंपेयर करते हैं बेंजोइक एसिड के साथ तो इनका ऑर्डर कैसा होगा। फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसके साथ कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता हो। बाद में आ जाएगा बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड है जिसके साथ के बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। सो दिस इज द बेंजोइक एसिड। ये फॉर्मिक से वीक होता है, बट बाकी के सभी कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी एलिफेटिंग होंगे उनसे ये स्ट्रॉन्ग होगा। उसका रीजन क्या है कि यहां पर जो C एटम होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड C एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करती है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके कारण के बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। देन अदर एलिफेटिक एसिड्स जैसे कि एस्टिक एसिड होगा, एस्टिक एसिड से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दिस इज द एस्टिक एसिड एंड दिस इज द फॉर्मिक एसिड।
तो ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आपको बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको अरेंज करना होता है। तो हम यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, आपको इंक्रीजिंग में आएगा तो आपको इसके रिवर्स लिख देना है, एस्टिक एसिड सबसे आगे और एरोस भी सभी आपको रिवर्स कर देने हैं। इसके बाद है हमारे पास ऑर्डर्स जब बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती है। और एक टाइप के और ऑर्डर्स हैं, अगर हम इनके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। दोनों टाइप की अब हमें एग्जांपल्स यहाँ पर करनी होगी। पहले हम एलिफेटिक्स की एग्जांपल करते हैं जिसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की एग्जांपल हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जैसे कि हैलोजेंस होते हैं उनकी एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करते हैं। नाउ नंबर ऑफ हैलोजेंस पर भी ये डिपेंड करेगा। मान लीजिए हमारे पास है एस्टिक एसिड, अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन उतार कर एक हैलोजन जोड़ते हैं दैट इज द CH2Cl, तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। So this is the stronger acid because of the electron withdrawing effect of the chlorine। इसका इलेक्ट्रॉन withdrawing effect होगा जिसके कारण के ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 Cl अटैच कर देते हैं, इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़ जाते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और अगर एक और हमने यहाँ पर Cl जोड़ दिया तो ये बन जाएगा CCl3 एंड COOH, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग, जितने ज़्यादा हैलोजेंस होंगे उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही अगला ऑर्डर है कि हैलोजेंस की पोजीशन पर भी ये बहुत डिपेंड करता है कि हैलोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कितना पास जुड़ा हुआ है। तो अगर ये कोई हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साथ के कोई भी हैलोजन नहीं है, टोटल कार्बन्स हैं 4, तो ये सबसे वीक एसिड होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ते हैं Cl एटम को सबसे आखिर वाले C पर। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया Cl, यहाँ पर बच गए CH2, CH2, CH2 एंड COOH। मतलब चेन से काफ़ी दूर जुड़ा है यहाँ पर हैलोजन। ये जैसे जैसे ही पास आता जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। नेक्स्ट वन इज द, अगर हम इससे अगले C एटम के साथ इसे जोड़ देते हैं तो ये उससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा अगर यही Cl जुड़ा हो इसके साथ, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इसी को जोड़ देते हैं सबसे आखिर वाला जो होगा उसके साथ, अगर यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तो दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑल ऑफ दिस। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जितना पास जुड़ा होगा हैलोजन उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, उससे वीक ये है, क्योंकि दूसरे C एटम पर जुड़ा है, बीटा कार्बन पर थर्ड पे जुड़ा है तो उससे ज़्यादा वीक, और जिसके पास हैलोजन ही नहीं है वो सबसे वीक, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। नाउ हैलोजेंस का भी इफेक्ट होता है। अगर हम फ्लोरीन जोड़ते हैं, क्लोरीन जोड़ते हैं, ब्रोमीन जोड़ते हैं तो उसके साथ भी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम अगले ऑर्डर में उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो सपोज करते हैं हमने सबसे पहले जोड़ा है यहाँ पर फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा इससे। उससे वीक होगा जब हमने यहाँ पर जोड़ा होगा क्लोरीन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उससे कम होती है, और उससे वीक होगा अगर हमने यहाँ पर जोड़ा होगा ब्रोम। तो ऐसे ये नेचर ऑफ द हैलोजन एटम पर भी डिपेंड करता है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है और सभी की पोजीशन यहाँ पर सेम है, सभी दूसरे C एटम पर ही जुड़े हुए हैं, सेकंड नंबर वाले जो C एटम होगा। तो इसलिए इनके केस में हम सिर्फ हैलोजेंस के इफेक्ट के साथ इसका ऑर्डर अरेंज करेंगे। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब उसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा उसके बारे में डिस्कशन की, बाद में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के बारे में डिस्कशन करी, और उनका जो यहाँ पर अरेंजमेंट था कि वो दूसरे कार्बन पर हैं
थर्ड नंबर पर हैं, फोर्थ नंबर पर हैं, उसका भी हमने एक यहाँ पर अरेंजमेंट किया, और बाद में अगर अलग अलग हैलोजन जुड़े हैं उसका भी अरेंजमेंट हो गया। अब है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ जो हम बेंजोइक एसिड बनाते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके कुछ ऑर्डर्स हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो बेंजीन के साथ अगर जुड़ा होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स जो होते हैं वो ऑलवेज ही स्ट्रोंगर एसिड होते हैं, चाहे ग्रुप हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहे ग्रुप हो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। जैसे कि ऑर्थो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, आपको बिल्कुल नहीं, ये नहीं बात आपको यहाँ पर देखनी है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑर्थो वाला ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होगा बाकी सभी जो उसके आइसोमर है उनमें से। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है तो पैरा पोजीशन पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। उसके बाद होगा हेटा पोजीशन पर, और बाद में जिसके पास कोई भी NO2 ग्रुप नहीं है वो आएगा सिंपल बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के साथ NO2 ग्रुप जुड़ा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ऑर्थो इफेक्ट होने के कारण ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे कि CH3 ग्रुप को, उसके साथ अब कैसे चेंज होने वाला है, या फिर OH ग्रुप को अगर हम जोड़ते हैं तो उसके साथ यहाँ पर क्या चेंज होगा, तो वो हमें डिस्कस करना होगा अगले ऑर्डर में। तो अगले ऑर्डर में अब हमें यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ना है, तो ऑर्थो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, बाद वाले वीक होंगे, बेंजोइक एसिड से वीक एसिड बनेंगे। तो सेकेंड पोजीशन पर आएगा आपके लिए मेटा, क्योंकि OH ने एसिडिक स्ट्रेंथ को वीक करना है, वो सिर्फ पैरा पोजीशन पर ही सबसे ज्यादा उसको वीक करेगी। तो पैरा पोजीशन का OH के साथ जो बनेगा बेंजोइक एसिड वो आ जाएगा एंड पर, क्योंकि उसने उसको वीक किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बाद में सिंपल बेंजोइक एसिड, इन दोनों के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। थर्ड प्रॉब्लम इज कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें यहाँ पर कुछ दिए हुए थे, दैट इज द CH3 CH COOH, next is the CH3 CH2 CHBr COOH, next is CH3 CHBr CH2 COOH। तो ये हमें दिए थे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हमें यहाँ पर अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो Br जुड़ा है, दैट इज द हैलोजेंस हैं, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मतलब सबसे वीक होगा ये एसिड। तो इसको हम उतार लेते हैं, सबसे वीक रहेगा ये, क्योंकि इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके कारण। उसके बाद हमें देखना होगा कि दोनों के साथ सेम हैलोजन है, बट अब हमें हैलोजन की पोजीशन देखनी होगी। तो यहाँ पर हैलोजन जुड़ा है कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उससे जो अगला C एटम है उसके साथ ही जुड़ा है, मतलब जो कि दूसरे नंबर का हमारा C एटम है। यहाँ पर सेकंड ये है और इसके साथ जुड़ा है थर्ड नंबर के साथ, तो यहाँ पर दूर है इससे, थर्ड नंबर पर है, वहां पर सेकंड पर है, तो सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा, थर्ड वाला वीक एसिड होगा। सो दिस इज द वीक एसिड, क्योंकि Br दूर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो इसको अगर हम ओपन कर कर बनाते हैं तो ऐसा कुछ बन रहा है ये। सो दिस इज वीक एंड दिस इज द स्ट्रोंगेस्ट, तो ये बनेगा हमारा स्ट्रोंगेस्ट CH3 CH2 CH Br and COOH. So this is the strongest and this is the weakest due to the distance between halogen and the carboxylic group. तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। बेंजोइक एसिड के साथ है उन्होंने दिया हुआ 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इज द 4 मिथोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। नाउ अब आपको फिर से यहाँ पर ग्रुप्स को चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कौन है
और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहाँ पर है। मिथॉक्सी मतलब के CH3O दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को वीक कर देगा। सो ये हो गया वीक, बेंजोइक एसिड उससे स्ट्रॉन्ग, और NO2 मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। सो सबसे वीक ये, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में ये। हम इनकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये था बेंजोइक एसिड सिंपल। 4th नंबर पर है मिथॉक्सी दैट इज द OCH3। बाद में आएगा सिंपल बेंजोइक एसिड। सो दिस इज द सिंपल बेंजोइक एसिड। साथ में आपको यहाँ पर सभी के नेम लिख देने हैं। दिस इज द 4-methoxy benzoic acid, and next one is the 3,4-dinitro-benzoic acid। 3 और 4 पोजीशन पर है या तो 1 2 3 पर और साथ में 4 पर। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दिस। तो ये काफ़ी सिंपल है। आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वीक करेगा एसिड को, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। कौन कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, सिर्फ यही बातें याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द अगेन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो हमने अभी अभी ऑर्डर डिस्कस किया था उसी पर बेस्ड है ये। नेक्स्ट इज द ClCH2 COOH कोमा F fluorine CH2 COOH and the simple acetic acid। नाउ हेलोजेंस जुड़े हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मतलब जो हेलोजेंस के बगैर है दैट इज द वीकेस्ट एसिड। तो इसको हम सबसे आगे लिख लेते हैं क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कहा है। उसके बाद फ्लोरीन दूसरे नंबर पर है और Cl भी दूसरे नंबर पर है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये उससे वीक होगा। सो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा Cl वाला। तो ये हम ऑलरेडी ही डिस्कशन इसके बारे में पूरी कर चुके हैं। सो ये बन जाएगा आपका अरेंजमेंट। अगर आपको ये सभी रूल्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए हैं तो ऐसी आप कोई भी एग्जाम में से प्रॉब्लम यहाँ पर इजीली सोल्व कर सकते हैं बेस्ड अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ। हैं ऑर्डर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। सो बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली 1 टाइप के कंपाउंड्स की आती है। ऑर्डर्स ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ दैट आर अमाइंस। अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आज हम यहाँ पर रीड करेंगे। अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ में आपको बेसिकली याद रखने हैं सभी के सभी ऑर्डर्स। तो अमाइंस का सबसे पहले आपको याद रखना है कि अमाइंस जो होते हैं दैट इज जब NH2 या फिर N के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, सो दिस बिकम्स द प्राइमरी अमाइन। कोई भी अमाइन हो, प्राइमरी सेकेंडरी चाहे हो हमारे पास 3rd डिग्री, सो ऑल अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेस। यहाँ पर अब बेस है, स्ट्रोंगर बेस देन द अमोनिया। इसका रीजन अगर आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको सभी बाकी के ऑर्डर्स भी ये इजीली याद हो जाएंगे। तो रीजन क्या है कि यहाँ पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। तो जो R ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है जो कि इस लोन पेयर के डोनेशन को, मतलब इसके अटैक को इजी कर देता है। सो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इसके लोन पेयर के अटैक को इजी कर देता है, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। इसलिए ऑल अमाइंस आर द स्ट्रोंगर बेस देन द अमोनिया। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना होगा। आगे अब इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और द 3rd डिग्री अमाइंस में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। सो सेकेंड ऑर्डर इन गैस फेस। अगर गैस फेस है मतलब एक्वस सोल्यूशन अभी नहीं है। इन गैस फेस 3rd डिग्री अमाइंस आर द स्ट्रोंगेस्ट बेस, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उनसे कम। 3rd डिग्री अमाइंस कैसे होते हैं कि जो N है उसकी सभी हाइड्रोजन को उतार कर हमने अल्काइल ग्रुप से ही जोड़ दिए हैं। सो दीज आर द 3rd डिग्री अमाइंस, these are the strongest base and these are the secondary amines and these are the primary amines। तो ये ऑर्डर सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन गैस फेस 3rd डिग्री अमाइंस आर द स्ट्रोंगेस्ट बेस, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। अब इसी ऑर्डर को, इन्हीं को अब हम
याद रखेंगे कि अगर इसका एक्व सॉल्यूशन बना दे तो क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं उतनी ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा, उतना इजी ही लोन पेयर की डोनेशन हो जाएगी, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग ये बेस बनता है। तो ये था इन गैस फेस इन एक्व सॉल्यूशन। अब आपको एक्व सॉल्यूशन वाला याद रखना है, वही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। एक्व सॉल्यूशन में क्या होता है? अब एक्वस सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? थर्ड पॉइंट, इन एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के साथ साथ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड दैट इज द सोल्वेशन एनर्जी होती है। सोल्वेशन का ऑर्डर होता है कि 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम एंड द 3 डिग्री की सबसे कम। और जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस 3rd डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री में उससे कम और 1 डिग्री में सबसे कम। इन दोनों फैक्टर्स से हमें यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो प्राइमरी अमाइंस होंगे वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट क्या कहता है कि 3rd डिग्री अमाइंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को अगर हम करते हैं कंबाइन, तो 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो बोथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड सोल्वेशन स्टेरिक हिंड्रेंस को जोड़ने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है? दैट इज द 2 डिग्री अमाइंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 3rd डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। तो ये सभी जो ऑर्डर हैं दैट आर फॉर अमाइंस अदर देन द मिथाइल अमाइंस। तो यहाँ पर कोई भी अमाइंस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल C2H5 आउट 2 मतलब सेकेंडरी अमाइन है NH, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, देन द C2H5 आउट 3 N, देन द सिंपल C2H5NH2। अगर होंगे मिथाइल अमाइंस तो उनके लिए अलग से होगा, 4 मिथाइल अमाइंस। मिथाइल अमाइंस के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस काफी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए 1 डिग्री यहां पर आ जाएगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा रहेगा। तो आपको याद रखना है 213। तो ये आपको याद रख लेना है, यहां पर है 231, यहां पर है 213। दोनों में से एक याद रख लें तो दूसरा आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। फॉर एनी अमाइंस अदर देन द मिथाइल अमाइंस 231। तो इसमें ऐसा ही बनेगा CH3 आउट 2, देन CH3NH2, देन CH3 आउट 3N। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन द एक्वस सॉल्यूशन। कौन से फैक्टर्स पर यह डिपेंड करता है? फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो कि होता है 3 to 1 दैट इज, एंड सेकंड स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सोल्वेशन जो हमें ऑर्डर देते हैं 1 to 3। दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड हर साल आपको 1 और 2 मार्क्स में जरूर आता है, पेपर में प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड हमें जरूर पूछी जाती हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस। अब एरोमेटिक अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ इनसे किसी भी एलिफेटिक अमाइंस से हमेशा लो होगी। जो भी एरोमेटिक अमाइंस होंगे, मतलब जब बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑलवेज जो एलिफेटिक होती हैं उनसे लो हो जाएगी। सो द फोर्थ पॉइंट इज, जो एलिफेटिक अमाइंस होंगे दैट इज एलिफेटिक अमाइंस, कोई भी हो सकता है एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेस देन एरोमेटिक अमाइंस, देन स्ट्रोंगर बेस देन एरोमेटिक अमाइंस। तो ये है एनिलीन। सो दिस इज द एनिलीन। एनिलीन या हम बोल सकते हैं एरोमेटिक अमाइंस। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज, अगर
यहाँ पर एनिलीन के साथ कोई ग्रुप आकर अटैच होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ में किया था वैसे ही यहाँ पर है, बट यहाँ पर ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर एनिलीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आकर जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अटैक होना यहाँ से ईजी हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो अगर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या फिर अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, OR ग्रुप, OH ग्रुप। तो यहां पर कौन से होंगे, जैसे कि NO2 या फिर हेलोजेंस या फिर CN। नेक्स्ट वन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल अमाइन जो होता है, दिस इज द बेंजाइल अमाइन। बेंजीन के साथ जुड़ा हो अगर CH2, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, तो ये साथ में हो गया बेंजाइल अमाइन। दिस इज एलिफेटिक अमाइंस में ये आ जाएगा। तो एलिफेटिक अमाइन है तो एनिलीन से तो स्ट्रोंगर बेस होगा, एनिलीन से स्ट्रोंगर बेस होगा। तो एरोमेटिक जो होते हैं वो वीक बेस क्यों होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ड्यू टू बेंजीन रिंग, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस के कारण इस नाइट्रोजन का जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो बेंजीन के साथ डीलोकेलाइज हो जाता है, बेंजीन रिंग के साथ उसका जो लोन पेयर होता है वो डीलोकेलाइज हो जाता है, जिसके कारण के वो वीक बेस बन जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। अब इन पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुकी हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो कि NCERT एक्सरसाइज में पूछी गई हैं। तो ये सभी रूल्स आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनकी कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपको इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला है इसमें, दैट इज एनिलीन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट इज द पैरा टोलुइडीन। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी के नेम से उनकी स्ट्रक्चर बनानी आती हो। तो जो NO2 है दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, हमने अभी रीड किया है, इसके साथ बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। टोलुइडीन मतलब इसमें जुड़ा होगा CH3 ग्रुप, जिसके साथ के बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो सबसे वीक बनेगा ये, सबसे वीक बनेगा पैरा नाइट्रो जो एनिलीन होगी, पैरा नाइट्रो एनिलीन। सो दिस इज द एनिलीन, पैरा पोजीशन पर जुड़ा होगा NO2, सो दिस इज द वीकेस्ट बेस। नेक्स्ट इज द सिंपल एनिलीन, एंड जो CH3 ग्रुप की होगी पैरा टोलुइडीन, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज द CH3 एट पैरा पोजीशन। तो ऐसे आपको इनको अरेंज करना होगा, सिंपल है। ये सबसे वीक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नेक्स्ट वन इज द C6H5NH2 that is aniline, comma C6H5NH and CH3, and next is the C6H5CH2NH2। तो आपको ध्यान से देखना होगा, these two are aromatic amines, these two are aromatic amines and this is benzyl amine जो हमने अभी अभी रूल में किया था। सो ये एक एलिफेटिक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये दोनों इससे वीक होंगे। अब हमें इन दोनों में से देखना है कि कौन सबसे वीक है। ये है 2 डिग्री ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये सबसे वीक रहेगा। सो एनिलीन इज द वीकेस्ट अमंग दीज। तो ये तो सेम ऑर्डर में ऑलरेडी हैं, तो हम इनको सिर्फ अरेंज करेंगे। दिस इज द वीकेस्ट, ये है वीकेस्ट ड्यू टू, क्योंकि ये
डायरेक्टली एरोमेटिक है। ये हो गया 2 डिग्री, इसकी आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, ऐसी इसकी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और दिस इज द बेंजाइलमाइन, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बेंजाइलमाइन है, क्योंकि बेंजीन के साथ NH2 डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। थर्ड प्रॉब्लम इज थर्ड प्रॉब्लम है इसमें, दैट इज द C6H5 NH2 comma C6H5 NHCH3 and the last one is the C6H5N के साथ 2 CH3 ग्रुप हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। नाउ फिर से ये क्या है, एनिलीन, दिस इज एरोमेटिक वन, तो ये सबसे ज़्यादा वीक होगी। सो दिस इज द वीकेस्ट। ये बनेगी 2 डिग्री, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और दिस इज द 3rd डिग्री, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो ये भी हमें ऑर्डर में ही दिया हुआ था ऑलरेडी, तो इनको आपको अरेंज कर देना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट वन इज द 4th वन, CH3NH2 CH3OUT3 N comma CH3OUT2 NH in aqueous solution। एक्वा सोल्यूशन में हमें इन्हें अरेंज करना है। सो दीज आर द मिथाइल अमाइंस, हमने अभी अभी ऑर्डर किया था। मिथाइल अमाइंस के लिए ऑर्डर क्या था, 213 213, मतलब कि जो 3rd डिग्री सबसे वीक होगा, 3rd डिग्री इज द दिस वन। सो इसको हम लिखेंगे सबसे वीकेस्ट बेस। उससे बाद आएगा 1 डिग्री, दिस वन, दिस इज द 1 डिग्री माइन। आपको ऐसे इनकी पहचान करनी है कि जो N है उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर 2 हाइड्रोजन है तो बन जाएगा 1 डिग्री, अगर 1 है तो 2 डिग्री, अगर कोई भी नहीं है तो वो बन जाएगा 3rd डिग्री, और 2 डिग्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है मिथाइल अमाइंस के लिए बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज द 5th वन। तो ये सभी ऑर्डर्स आपको साथ साथ में नोट डाउन करने हैं। आप वीडियो को रोककर इन सभी को नोट डाउन साथ साथ में जरूर कर लेना है, फिर ही आपको इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इनके साथ आपकी सभी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स इनमें हो जाएंगी। 5th वन इज द, इनके IUPAC नेम्स भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए साथ साथ में आपको इनके IUPAC नेम्स का भी ध्यान रखना होगा। दिस इज एनिलीन कोमा C6H5N C6H5N CH3OUT2, दिस इज द NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। And next is the C2H5OUT2 NH, that is the NN, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर N इथाइल, फिर बन जाएगा इथेन अमाइन, N इथाइल इथेन अमाइन, या फिर NN डाइमिथाइल डाई इथाइल अमाइन, या हम इसे बोल सकते हैं डाई इथाइल अमाइन, या फिर N इथाइल इथेन अमाइन, N इथाइल इथेन अमाइन। एंड लास्ट वन इज द CH3NH2। तो इन सभी को अब हमें अरेंज करना है। तो ध्यान से देखना होगा कि सबसे वीक कौन है इनमें से। तो ये दोनों तो एलिफेटिक हैं, कोई बेंजीन रिंग यहां पर नहीं है, ये दोनों एरोमेटिक हैं। तो एरोमेटिक्स आर द वीक बेस एंड एलिफेटिक्स आर द स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों तो ऑलरेडी ही वीक हो गए। अब इन दोनों में से जो ओनली एनिलीन है, कोई भी साथ में CH3 ग्रुप उसके साथ नहीं है, तो ये सबसे वीक बनेगी। एनिलीन जो होती है वो वीक है। अगर N के साथ हमने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया है तो ये इससे स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगी। तो ये दोनों हो गए हैं अरेंज।
अब आगे देखना है कि वो जो दोनों हमारे पास यहाँ पर एलिफेटिक दिए गए हैं उनमें से कौन स्ट्रोंग है और कौन वीक है। तो इनमें से अब आपको ध्यान से देखना होगा कि दिस इज द 2 डिग्री। तो 2 डिग्री एक्वस में और गैस फेस में दोनों में ही 1 डिग्री से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो 2 डिग्री को हम सबसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे और इसके बाद आएगा ये मिथाइलमाइन जो है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइन है। तो ऐसे आपको इनको ओनली अरेंज करना होता है एग्जाम में, कोई एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं होती, बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप इन्हें अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। So this is very very simple. Next is the 6th one is very very important. कुछ इसमें थोड़ी सी आपको एक और चीज के बारे में जानकारी मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है सेम, बट इसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रेंथ की जगह पर हमें कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यू। तो उन्होंने कहा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यू के बारे में आपको याद रखना है, केबी की वैल्यू जितनी होगी लार्ज उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बट अगर हम बात करते हैं पीकेबी की, पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी। जैसे हम सोल्व करते हैं पीएच वैसे ही होता है पीकेबी। पीकेबी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लार्ज उतना ही वीक बेस होगा। तो ऑपोजिट है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीकेबी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज सेम एज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यू। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, क्योंकि पीकेबी जितनी ज्यादा होगी उतना वीक बेस होगा। तो जो हम ऑलरेडी उतार रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ वही सेम है, बट इस बार सिर्फ हमें क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यू। इन दोनों का सेम मतलब बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, दैट इज द C2H5NH2. Next is the C6H5NHCH3, that is the N-methyl aniline. N-methyl aniline. Next is the C2H5NH2 out to NH, and last one is the C6H5NH2. ये जो हमने ऊपर की थी प्रॉब्लम वही सेम है। तो सबसे वीक कौन था, एनिलीन। तो यही आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों एरोमेटिक हैं, ये दोनों वीक थे, इनमें से एनिलीन होगी सबसे वीक। तो मतलब एनिलीन की पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ये आया था, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है बट इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। उसके बाद आएगा 2 डिग्री होगा सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर आएगा यहां पर 1 डिग्री C2H5NH2, और सबसे आखिर में होगा C2H5 आउट टू NH। तो यहां पर आपको ऐसे एरो के साथ आप ये भी उतार सकते हैं, डिक्रीजिंग पीकेबी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ या फिर डिक्रीजिंग पीकेबी वैल्यू। ये दोनों ही सेम ऑर्डर होते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेस्ड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स में हमें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं दैट आर द प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कोमा प्रोपेन एंड द प्रोपेनल, थर्ड है प्रोपेनल। सो एक है अल्कोहल, एक है सिंपल अल्केन और एक है हमारे पास एल्डिहाइड। तो हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। तो जो हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स के मुकाबले काफ़ी लो होते हैं, क्योंकि उनमें वीक वैंडरवाल फोर्सेस ही सिर्फ होती हैं। सो सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेन का। बाद में अब बात बचती है अल्कोहल और एल्डिहाइड में। अल्कोहल में लगा होता है OH ग्रुप और एल्डिहाइड में लगा होता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो OH ग्रुप स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दिस वन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा।
इसमें वीक अट्रैक्शंस होती हैं, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से लो हो जाएगा। सो दूसरे नंबर पर आएगा प्रोपेनल। सो प्रोपेनल दैट इज द एल्डिहाइड। और लास्ट पर आएगा, मतलब सबसे ज्यादा जिसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द प्रोपेनॉल, दैट इज अल्कोहल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें क्या होता है, वीक अट्रैक्शन होती है क्योंकि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O होता है, वही सिर्फ वीक इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और इसमें सिंपल वैंडरवाल फोर्सेस लगती हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। बॉइलिंग पॉइंट पर ही बेस्ड एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, दैट इज सेकेंड वन इज द C2H5NH2 अमाइंस पर बेस्ड है ये, कोमा C2H5OH कोमा CH3OUT3N। तो ये है हमारे पास इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हमें इनको हमने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। तो एक है अमाइन, सिंपल 1 डिग्री अमाइन, दैट इज द प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन है ये। दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज द थर्ड डिग्री अमाइन, टर्शियरी अमाइन। तो थर्ड डिग्री अमाइन में कोई भी हाइड्रोजन N के पास नहीं है, सो नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसमें वीक अट्रैक्शन होगी, तो सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा इस थर्ड डिग्री अमाइन का। सो सबसे लो होगा CH3OUT3N। बाद में अब बात बचती है कि अल्कोहल और अमाइंस में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अल्कोहल्स और अमाइंस में से आपको याद रखना है कि जो भी हमारे पास अल्कोहल्स होंगी उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे और अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज अल्कोहल से लो रहेंगे। सो दूसरे नंबर पर आएगा अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, और सबसे आखिर में आ जाएगा दैट इज द अल्कोहल। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये सिंपल ऑर्डर्स हैं। सो सोलबिलिटी के ऑर्डर में हमें सब्सटेंसेस दिए गए हैं, दैट इज द अमाइंस C6H5NH2, दैट इज एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 है। साथ में है एक सेकेंडरी अमाइन C2H5OUT2NH, एंड थर्ड वन इज द एक प्राइमरी अमाइन है इसके साथ C2H5NH2। तो इनको हमने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलुबिलिटी। कौन वाटर में डिजोल्व हो जाता है इजीली। सो वाटर में डिजोल्व कौन होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है वाटर के साथ, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, वो सबसे ज्यादा इजीली सोलुबल होगा वाटर में। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, दैट इज द प्राइमरी अमाइन ड्यू टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बनाएगा हाइड्रोजन, तो सबसे ऊपर ये रहेगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, बट इसके साथ जुड़ी है बेंजीन रिंग, जो कि रिंग का साइज इंक्रीज होने के कारण एक एरोमेटिक साथ में रिंग है जिसका साइज बहुत ज्यादा होने के कारण वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वीक कर देती है। तो इसकी सोलबिलिटी सबसे लो रहेगी, उससे बाद इसकी होगी और उसके बाद इसकी होगी। ये ऑलरेडी ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम सिंपली यहाँ पर चेंज कर देते हैं। इसका सोलबिलिटी सबसे कम है, ये सेकेंडरी अमाइन होने के कारण दूसरे नंबर पर, और वो 1 डिग्री अमाइन होने के कारण सबसे आगे है। इसकी क्यों लो है, बिकॉज NH2 जुड़ा है बेंजीन रिंग के कारण, तो लार्ज एरोमेटिक ग्रुप होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं इसलिए। तो ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी। तो ये था हमारे लिए सोलबिलिटी का ऑर्डर। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के हमारे पास कुछ ऑर्डर्स हैं। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आ सकता है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स कोई भी न्यूक्लियोफाइल भी दिया जा सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस।
और reactivity towards न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद HCN, ये बहुत बार आपको पेपर में आ चुका है, क्योंकि HCN भी एक में से भी CN एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अमोनिया के कोई भी डेरिवेटिव्स पूछे जा सकते हैं, वो भी सभी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही यहाँ पर एक्ट करते हैं। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में स्पेशली पूछा जाता है कि उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होती है। तो ये C डबल बॉन्ड O दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। C के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस C एटम पर। तो C एटम पर अटैक होना इजी होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को अब कौन डिक्रीज करता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, जो कि इस C के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि अल्काइल ग्रुप। अगर होंगे एल्डिहाइड तो एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, दूसरी साइड हाइड्रोजन होगी अगर एल्डिहाइड्स होंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं कीटोन्स की, कीटोन्स में दोनों तरफ ही यहां पर अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो रिएक्टिविटी और लो हो जाएगी। तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन द कीटोन्स ऑलवेज। और जो भी एरोमेटिक होंगे उसमें तो बेंजीन रिंग आ जाएगी, तो बेंजीन रिंग के कारण उसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा लो हो जाएगी ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इन्हीं के बेस पर हमारे सभी ऑर्डर्स इसमें सोल्व हो जाएंगे। तो ये इसका बेसिक रूल है जो आपको नोट डाउन कर लेना है। और एरोमेटिक चाहे एल्डिहाइड हो चाहे हो कीटोन, उसकी रिएक्टिविटी ऑलवेज लो रहेगी। तो आगे चलते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि सबसे पहली एग्जांपल है इथेनॉल कोमा प्रोपेनल प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन। तो ये हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, हमें इनको यहां पर अरेंज करना है। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि ये दोनों एल्डिहाइड हैं, क्योंकि अल लगा हुआ है, Al मींस एल्डिहाइड हैं, ये दोनों हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड्स ये दोनों इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अब मतलब जिसकी सबसे लो रिएक्टिविटी होगी वो इन दोनों में से कोई होगा। इसकी चेन का साइज छोटा है क्योंकि ये प्रोपेनोन है 3 कार्बन, ये है ब्यूटेनोन 4 कार्बन वाला, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लो होगी। तो सबसे लो होगी इसकी रिएक्टिविटी, तो ब्यूटेनोन हो गया हमारा सबसे लो। हम इसको रिवर्स में उतार रहे हैं, मतलब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो अब बात रहती है इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके पास है सिर्फ 2 कार्बन इथेनॉल, इसके पास है 3 कार्बन, तो इसकी रिएक्टिविटी लो हो जाएगी ड्यू टू द लार्ज अल्काइल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इथेनॉल। ये तो ऑलरेडी ही इससे ज्यादा रिएक्टिव था क्योंकि एल्डिहाइड है जो कि कीटोन से ऑलवेज ही ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे। तो यहां पर तो ब्रेक हो गया था क्योंकि ये दोनों थे कीटोन्स और ये दोनों थे एल्डिहाइड। अब इन दोनों में से हमने इसको चूज किया क्योंकि 1 कार्बन है, इसके पास 2 हैं, यहां पर भी सेम इसके पास 2 हैं, इसके पास है 2। तो इसके पास इस साइड पर 2 हैं और दूसरी साइड पर भी 1 है, इसलिए ये सबसे लो रिएक्टिविटी शो करेगा। तो ऐसे आपको इनको अरेंज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसमें करते हैं एस्टैल्डिहाइड कोमा एसीटोन, नेक्स्ट इज द मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। तो एस्टैल्डिहाइड है, ओनली एक ही एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। बात रह गई इन दोनों की, ये है एसीटोन मतलब प्रोपेनोन
दिस इज द एसीटोन, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। कीटोन है मतलब सी डबल बॉन्ड ओ की एक साइड पर है मिथाइल मतलब एक कार्बन, और दूसरी साइड पर है टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल मतलब थर्ड डिग्री ब्यूटाइल। थर्ड डिग्री ब्यूटाइल क्या होगा, जिस सी के साथ आगे 3 कार्बन एटम होंगे, दैट इज द थर्ड डिग्री ब्यूटाइल। टोटल है 4 कार्बन और इस सी के साथ है 1 2 3 टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। तो इसके साथ बहुत सारे सी एटम्स जुड़े हुए हैं, सो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लो रहेगी। एंड उसके बाद आएगा एसीटोन और सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ड्यू टू द, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है इसलिए। तो ऐसे आपको सिर्फ इनको अरेंज करना है, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो ये इनकी 2 एग्जांपल्स हैं, इसकी कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। Third example for this reactivity towards the nucleophilic addition reaction, that is the CH3 COCH3 comma C6H5 COCH3 and CH3 CHO। सो फिर से इनमें से सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिस इज एल्डिहाइड, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो यही होगा। अब इन दोनों में से कौन लो रिएक्टिव वाला है, ये है एक सिंपल कीटोन एलिफेटिक कीटोन, इधर भी एक सी एटम है इधर भी एक सी एटम है, बट इसमें एक तरफ है बेंजीन रिंग दैट इज द फिनाइल ग्रुप, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लो हो जाएगी, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि एरोमेटिक जो भी कंपाउंड्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी सबसे लो रहेगी, तो सबसे लो ये रहेगा। बाद में आएगा ये एसीटोन दैट इज द प्रोपेनोन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा दैट इज द ये एल्डिहाइड। तो इस तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। सिंपल है, सिर्फ आपको ये देखना है कि एल्डिहाइड को सबसे ज्यादा रिएक्टिव, कीटोन्स की लो रिएक्टिविटी, और उनमें से भी जो भी इसमें एरोमेटिक होंगे उनकी सबसे लो रिएक्टिविटी। 1 एग्जांपल हो रहा है हमारे पास इसके अलावा, जिसमें कि हम सिर्फ एरोमेटिक्स के अरेंजमेंट ही बताएंगे। सो दैट इज द बेंजल्डिहाइड कोमा पैरा टोलुएल्डिहाइड कोमा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। तो इन सबकी आपको स्ट्रक्चर्स बनानी होंगी। सबसे पहले इन सबकी स्ट्रक्चर्स बनानी होगी। बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, दैट इज द बेंजीन के ऊपर जुड़ा होगा CHO ग्रुप। पैरा टोलुएल्डिहाइड दैट इज द बेंजीन के साथ जुड़ा होगा पैरा पोजीशन पर CH3, दैट इज द टोलुइन से आया है पैरा टोलुएल्डिहाइड। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बेंजीन के साथ जुड़ा होगा पैरा पोजीशन पर NO2, एंड एसिटोफिनोन दैट इज 1 कीटोन, दिस इज द एसिटो ग्रुप CH3CO जो कि बेंजीन के साथ है, दैट इज एसिटोफिनोन। अब इनमें से ये है एक कीटोन, इसकी रिएक्टिविटी सबसे लो होगी, तो सबसे लो हो गई इसकी रिएक्टिविटी, इसको हम लिख लेते हैं नंबर 1, दैट इज सबसे आगे आएगा ये। उसके बाद ये सभी हैं एल्डिहाइड्स, तो इनमें से दिस इज अ सिंपल एल्डिहाइड, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, सो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी लो, सो दिस इज द सेकंड वन। और बाद में आएगा सिंपल बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, सो सबसे ज्यादा होगा रिएक्टिव पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो हम इनको अरेंज कैसे करेंगे, दैट इज द 1 की रिएक्टिविटी सबसे लो है, तो इनको अरेंज ऐसे करेंगे, 1 की रिएक्टिविटी सबसे लो है, 2 उसके बाद, 3rd देन 4th। आपको सभी के नेम्स उतार देने हैं, तो ऐसे इनका अरेंजमेंट बन जाएगा। तो हमारा 4th वन है जो, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज द NO2।
इसलिए। तो ये थे कुछ ऑर्डर्स बेस्ड अपॉन द रेक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड द सोलबिलिटीज। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी।